हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम मॉड्यूल बी का चैप्टर 29 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज इंपॉर्टेंट लॉस रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यू। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो ये तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने डेप्थ में हमें इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से आते हैं एंड एवरी टाइम आ रहे हैं। लॉज है यहाँ पे, तो लॉज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ ड्यू। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप जैव एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से फाइल को एक्सेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। देखिए इस चैप्टर में 5 लॉज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है इसमें डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। लॉज क्यों बनाए गए, क्या जरूरत पड़ी, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे अभी। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी लोन जब एनपीए बन जाता है तो उसके बाद बैंक का क्या रोल रहता है कि उन्होंने रिकवरी करनी है। अब वो पहले क्या होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अंडर सिविल कोर्ट जो है बैंक रिकवरी करते थे, मतलब कोर्ट में केस चला जाता था और केस को सॉल्व होने में सालों लग जाते थे, तो फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। बैंक के लिए अलग प्रॉब्लम, क्योंकि मैन पावर की और ये ड्रेन हो रही है, अनप्रोडक्टिव एसेट ही काउंट हो गया वो। डेट है तो डेट ही रह गया, रिकवरी हो नहीं पा रही क्योंकि कोर्ट में केस चला गया। वी नो जो सिस्टम है कि वहां पे केस को सॉल्व होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसकी वजह से जो बैंक का डेट था वो क्या था, अनप्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि रिकवर नहीं हो रहा, तो उसको वो कैसे आगे प्रोडक्टिव वे में यूज करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीआरटी एक्ट इनेक्ट हुआ इन 1993। क्या ऑब्जेक्टिव था, फॉर द स्पीडी डेट रिकवरी, और इसको अमेंड किया गया इन 2019 और नेम किया गया उसको एज अ रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट। तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव कि हमने फास्ट रिकवरी करनी है अपने डेट की, सालों साल हमने केस वहां पे लगा के नहीं रखने हैं। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब देखते हैं कि क्या वैलिडिटी और स्कोप है इस एक्ट का। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये वैलिड नहीं है, सेक्शन आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ऑर्डर दे दिया था कि नहीं, ये एक्ट प्रॉपरली वैलिड है और बैंक इसको यूज कर सकते हैं फॉर देयर रिकवरी। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ये, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि इनका क्या होता है ना, सेपरेट रिकवरी सिस्टम होता है, ये उसके थ्रू रिकवरी करते हैं। और कहाँ पे एप्लीकेबल है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में ये एप्लीकेबल है, दे कैन यूज इट फॉर द रिकवरी ऑफ देयर डेट। अब हमने देखना है कि कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, कब स्टार्ट हुआ था। सी, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द इंडिया। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में इनिशियली एप्लीकेबल नहीं था, और जब से हमारा आर्टिकल 370 रिवोक हो गया ना, तब से ये लॉ वहां पे भी एप्लीकेबल है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया और नॉट, तो वहां पे आपकी ऑप्शन क्या रहनी चाहिए, दैट इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। कब उसमें इफेक्टिव हुआ था ये, 24 जून 1993 को। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज ही पूछा जा सकता है कि ये एप्लीकेबल है टू द केसेस जहां पे अमाउंट है आपका 20 लाख या मोर, 20 लाख है उससे ज्यादा का अमाउंट है, तो वहां पे बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरटी में अपना केस लगा सकते हैं। जो उससे कम का अमाउंट है उसके केसेस जो है सिविल कोर्ट में ही चलेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए कि डेट क्या है। सेक्शन 2G में सिंप्लीफाई किया गया है कि डेट मतलब एनी अमाउंट लीगली रिकवरेबल बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो पैसा बैंक ने लीगली रिकवर करना है। अब वो कौन कौन से अमाउंट हो सकते हैं, जैसे लोन और लाइबिलिटी, विद और विदाउट इंटरेस्ट हो गया आपका, सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, कोर्ट ऑर्डर्स है आपके, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स है, मॉर्गेज बेस्ड ड्यूज है, मतलब किसी ने होम लोन लिया था, मॉर्गेज दिया था, डिफॉल्ट कर दिया तो वो भी डेट बन गया आपका। अनपेड डेट सिक्योरिटीज है, अगर वो अनपेड है इवन आफ्टर 90 डेज के नोटिस पे भी बाय द ट्रस्टी, तो वो भी हमारा क्या बन जाता है, डेट बन जाता है। किसी पर्सन से रिकवर करना है या पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल से, मतलब म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया था, 90+ डेज का टाइम पीरियड क्रॉस हो गया तो रिकवर नहीं हुआ। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेट। तो ये हमें समझ आ गया कि एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द इंडिया। एक चीज ध्यान में क्या रखनी थी कि जो केसेस 20 लाख है उससे ज्यादा का अमाउंट है, वहां पे हम डीआरटी में बैंक्स क्या करते हैं, अपना केस आगे फॉरवर्ड करते हैं।
अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो वर्डिक्ट सुनाती है। देखिए डीआरटी में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का होना चाहिए। 5 इयर्स की टर्म्स रहती हैं, 65 ईयर ऑफ एज डीआरटी में। और डीआरएटी में क्या होता है, चेयरपर्सन जो हाई कोर्ट जज लेवल पे होना चाहिए, और 5 इयर्स की टर्म्स ही मिलती हैं एज दैट ऑफ डीआरटी। 70 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए। तो डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल है इसकी फुल फॉर्म। डीआरटी और डीआरएटी का जो हम अब देखेंगे कि आगे इनकी अथॉरिटीज क्या है। अब स्टाफ काम करता है इनके अंडर, जिसको रिकवरी ऑफिसर्स भी हम बोल सकते हैं। तो डीआरटी में कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। डीआरएटी में कौन है, चेयरपर्सन। 5 ईयर टर्म्स दोनों में सेम है, एज में डिफरेंस है 5 ईयर का। 65 ईयर ऑफ एज डीआरटी की और डीआरएटी में 70 ईयर ऑफ एज। हाई कोर्ट का जज होना चाहिए डीआरएटी में, और डीआरटी में क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से काम चलेगा। तो अब देखते हैं कि इनकी अथॉरिटीज क्या है, क्या पावर है इनके पास। डीआरटी हैंडल्स करती है रिकवरी एप्लीकेशन फ्रॉम द बैंक। कि मान लीजिए किसी पर्सन ने डिफॉल्ट किया था लोन पे, बैंक गए डीआरटी के पास, केस लगाया उन्होंने कि ये सिनेरियो है, हमें रिकवरी करनी है। अब मान लीजिए कोई पर्सन था राम, उसने लोन लिया था 25 लाख का बैंक से, डिफॉल्ट कर गया, वो उसने लोन पे बैक नहीं किया, डीआरटी में केस किया। अब मान लीजिए जो डीआरटी ने वर्डिक्ट दी, उसके साथ राम इज नॉट हैप्पी। राम को लगता है कि ये वर्डिक्ट अनबायस्ड है, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, कि उसको रिकवरी करनी है, और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया वट एवर द वर्डिक्ट। तो वो क्या कर सकता है, डीआरटी के पास जा सकता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वर्डिक्ट। और डीआरटी को अगर लगता है कि नहीं मिस्टर राम इज रॉन्ग हेयर, तो वो वही वर्डिक्ट को कंटिन्यू करेंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं अनबायस्ड है, ये कुछ भी है, तो उस पर एक्शन लेंगे। तो देखिए सिविल कोर्ट में जो रिकवरी केसेस हैं, वो जो है लेस देन 20 लाख ही जाएंगे। जो मोर देन 20 लाख के जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो डीआरटी में डायरेक्ट भेजे जाते हैं। ये नहीं कि पहले सिविल कोर्ट में गए उसके बाद उनको ट्रांसफर किया गया। डायरेक्टली अगर बैंक में डिफॉल्ट हुआ है 20 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट का, तो डीआरटी के पास सीधा केस चला जाता है। चेयरपर्सन की क्या अथॉरिटीज है यहाँ पे डीआरटी में, उनकी अथॉरिटीज ये है कि वो केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उनको लगता है, मान लीजिए कहीं मुंबई में केस था डीआरटी में, अगर उनको लग रहा है कि वो स्लो हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं वर्डिक्ट आ रही, तो वो किसी दूसरे डीआरटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चेयरपर्सन की अथॉरिटी है। वो सुपरवाइज करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, और रिपोर्ट देंगे उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर उनको लगता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अनबायस्ड सॉरी बायस्ड है, वो वर्डिक्ट जो है प्रॉपर्ली नहीं सुना रहा, उसकी साइड से डिले हो रहा है, लेजी है, या काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। कौन, चेयरपर्सन। अब हमने देखना है कि प्रोसीजर क्या है रिकवरी का। देखिए एप्लीकेशंस जाती हैं, पहले रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है, बैंक ने एप्लीकेशन लगाई कि ये डिफॉल्ट हुआ है, वो पेपर जो अटैच कर दिए। अब उनके पास क्या पावर्स है कि जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स को अटैच करना, रिसीवर्स को अपॉइंट करना, रिकवरी ऑफिसर जो होते हैं जो रिकवरी अमाउंट को बाद में रिकवर करते हैं, या काउंटर क्लेम करना, ये सब अथॉरिटीज हैं। अब जैसे हमने मिस्टर राम का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए अगर मिस्टर राम ट्राई टू सेल हिज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे वो उसको फ्रीज कर सकते हैं। ही कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी जब तक कि ड्यूज रिकवर नहीं कर लेता बैंक। टाइम बाउंड डिस्पोजल है कि 180 डेज में आपको वर्डिक्ट सुनानी है, किसको, डीआरटी को। जैसे मान लीजिए अप्रैल में कोई केस स्टार्ट हुआ था, तो अक्टूबर तक उसके ऊपर वर्डिक्ट आ जानी चाहिए। एफिडेविट अलाउड होते हैं, बैंक ऑफिसर जमा कराते हैं डीआरटी में जाके। क्रॉस एग्जामिनेशन तभी होगी अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इट इज नेसेसरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डीआरटी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है डेट की टू फाइल अ केस इन डीआरटी। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि हु अपॉइंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द डीआरटी। कौन अपॉइंट करता है, सिंपल, सेंट्रल गवर्नमेंट। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील विद फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन टू डीआरटी। कौन सा सेक्शन डील करता है यहाँ पे, ये हमने देखना है, सेक्शन 19। इसको हमने आगे डिस्कस करना है सेक्शन वाइज। अभी डीआरटी के हमें और इंपॉर्टेंट चीजें रहती है कवर करने के लिए, जो कि हम करेंगे। अगर आप जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन जस्ट 12 डे, वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें 4 कंपोनेंट्स को विद लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज के साथ कवर करवाया जाता है बाय टेकिंग मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस। तो व्हाट यू कैन डू, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं JAB80 टू गेट अ फ्लैट 80% ऑफ।
देर इज वन मोर थिंग फॉर यू पीपल, देर इज अ बैंकर कैप्सूल कोर्स, जहाँ पे ये 4 कंपोनेंट्स की, ये 4 कंपोनेंट्स में ईच मॉड्यूल वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आपकी वन शॉट कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज, वीडियो वाइज हर कंपोनेंट हर मॉड्यूल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आप अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAP75 एंड कैन अवेल दिस सर्विस। Further, if you have any doubt, any query, so you can call us on this number and can mail us also hello@edutab.co.in. Thank you so much.